Hello and welcome to CBL. I'm Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for the paper CLAT. And today we are going to discuss very important topic, that is the Indian judiciary. So we start with the Honorable Supreme Court, that is the highest court in this land. And Supreme Court का role क्या है? तो जैसे हम जानते हैं that constitutional court है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का काम करता है और साथ ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है कंट्री के अंदर. बट इसके अलावा और क्या क्या काम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के? सो इट कम्स टू दैट इट एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन की साम संभाल वो ठीक से लागू हो रहा है मुल्क के अंदर या नहीं, उसको कहीं कोई खतरा तो नहीं है लेजिस्लेटिव एक्ट से और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से. इस चीज को इंश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट. Then final interpreter of the constitution. Remember, constitution की लैंग्वेज का, उसके किस प्रोविजन के क्या मायने हैं, क्या मतलब निकलता है, ये जो फाइनली डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है, ये है सुप्रीम कोर्ट. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आर्टिकल, किसी भी प्रोविजन का जो भी मीनिंग सुप्रीम कोर्ट प्रेस्क्राइब करेगा, वही इस कंट्री में फाइनल एंड बाइंडिंग माना जाएगा. देन द सोल आर्बिट्रेटर इन द फेडरल डिस्प्यूट्स. दैट मीन्स सेंटर स्टेट या फिर स्टेट्स के आपस में अगर कोई भी झगड़े हैं, कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें सोल आर्बिट्रेटर है. सोल आर्बिट्रेटर मतलब स्टेट्स या सेंटर आपस के झगड़ों को किसी और कोर्ट में ट्रायल के लिए नहीं ले जा सकते हैं. ये केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल होंगे. देन इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एज वी डिस्कस. सो वी नो द प्रोसीजर दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील जाएगी हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट से अपील जाएगा फाइनली सुप्रीम कोर्ट, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इससे आगे कहीं कोई अपील नहीं जाती है. एंड रिमेंबर, जो हमने प्रेसिडेंट के साथ पढ़ा था, पार्डनिंग पावर, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ अपील. देन वी कम टू प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. नाउ हाउ कम द सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? दैट अंडर आर्टिकल 32 it is the constitutional duty of the Supreme Court to provide remedy for the violation of fundamental rights to the masses, and that too in the form of writs. So जो remedy मिलती है वो ज्यादातर writ के form के अंदर मिलती है. Now we move to that what is the composition, how the judges are selected in the judiciary. So the original composition is 1+7. Original constitution के अंदर 1+7 में एक चीफ जस्टिस साहब होंगे और साथ में बाकी प्यूने जजेस और वी कॉल इट अदर जजेस. तो 1+7 का प्रोविजन था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, केसेस बढ़े, इसी के हिसाब से हमें जजेस का नंबर भी सुप्रीम कोर्ट में इंक्रीज करना था. सो फाइनली अभी के वक्त ये नंबर है 1+33. सो टोटल 34 जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देन हाउ कम नंबर किस तरीके से इंक्रीज होता है, किस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर को इंक्रीज कर दे? देन इट इज पार्लियामेंट बाय लॉ. पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीजेस द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है इस काम के लिए. पार्लियामेंट का एक लॉ नंबर इंक्रीज कर सकता है और करता ही रहा है वक्त वक्त के दौरान. देन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज? सो ऑल द लीगल एस्पिरेंट्स जो अभी हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट होने की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम एस्पायर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड में नॉट ओनली एज अ लॉयर बट एज अ जज हम करियर के दौरान काम करें, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए? प्लेन एंड सिंपल, सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट. दैट इज फाइन. बट इसके साथ 3 में से कोई एक क्वालिफिकेशन वुड सफाइस. हाउ कम? दैट जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. सो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल एज अ जज अगर काम किया है तो क्वालिफाइड है टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. एलिवेशन हो जाएगी. या फिर अगर ये नहीं है तो फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. सो अगर आप किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 साल एज अ वकील प्रैक्टिस करते हैं, देन यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. देन अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की निगाह में आप कानून के एक अच्छे जानकार हों तो भी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा सकता है. नाउ द अदर स्पेसिफिकेशंस दैट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड आल्सो ओथ ceremony is also solemnized by the president.
देन टेन्योर इज 65 ईयर ऑफ एज, सो कोई मिनिमम एज नहीं है, सिर्फ रिटायरमेंट एज प्रिस्क्राइब की गई है। अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर अ परमानेंट जज will be functioning as a judge in the Honorable Supreme Court. Then, one important thing, that cannot practice as a lawyer, cannot practice as an advocate in any court of law in this country after the retirement. जो एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज रह जाते हैं, उनका एज ए वकील करियर इस मुल्क में तो खत्म है। सो वो किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। Then it comes to resignation is also designated to the President of India. Centralized authority है, appointed, oath and resignation directly designated to the President of India. अब हम आते हैं एक और important पहलू की तरफ, that is the selection of judges. किस तरीके से कोर्ट के अंदर जजेस को सिलेक्ट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें अगर हम आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से देखें, यहां पे लिखा था या लिखा है अभी भी कि जब भी जजेस को परमानेंटली अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट इस काम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से और हाई कोर्ट के किसी भी जज से कंसल्ट कर सकते हैं। सो द वर्ड वाज कंसल्ट, ओके, सलाह मशवरा। बट इसी के साथ आर्टिकल 124 में एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज कि प्रेसिडेंट साहब जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट जरूर करेंगे। सेम वर्ड, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या हाई कोर्ट के किसी जज से तो ऑप्शनल है, वो चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं, बट वन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इज देयर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट जरूर किया जाएगा। बट इसी के साथ डिबेट है कि इस कंसल्ट का नेचर क्या है, इज इट बाइंडिंग? क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जिस व्यक्ति को कहेंगे जज लगाने के लिए उसी को लगाया जाएगा? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में क्या होने वाला है? सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वाज वेरी क्लियर। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर अंबेडकर मेड अ क्लियर थॉट अबाउट दिस, व्हाट, दैट दिस इज नॉट बाइंडिंग। दैट मींस हायर जुडिशरी के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करना इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव, सरकार। क्योंकि हम बार बार प्रेसिडेंट यूज कर रहे हैं, बट हम जानते हैं प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो सरकार के कहने पे ही जज लगाए जा रहे थे, सरकार चूज करती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट। नाउ वन मोर थिंग, ये जो हमने अभी प्रोसेस डिस्कस किया है, यही प्रोसेस है हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट का भी और हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर का भी। तो जो आगे हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करने वाले हैं, दैट ऑल्सो अप्लाइज टू द appointment of judges in Supreme Court, appointment of judges in the High Court, and transfer of judges among the High Courts. Now we come to this. ये सिस्टम चलता रहा, सरकार जजेस अपॉइंट करती रही, 2 डिकेड बीत गए, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। खासकर ये कि इल्जाम लगा कि सरकार जुडिशरी के अंदर अपनी गुड बुक्स वाले लोगों को अपॉइंट कर रही है, और वो सारी थियरीज दैट करप्ट गवर्नमेंट नीड करप्ट जजेस, ताकि जब स्टेट के खिलाफ केस हो तो जजेस को कोर्ट से कुछ रिबेट मिल सके, उनके फेवर में जजमेंट जाए। अब इस सब को लेके एक डिबेट शुरू हुआ। सबसे पहला पड़ाव था डिबेट का कि जो कंसल्ट है इसको बाइंडिंग होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को आप टोटल दरकिनार कर दें। अब ये डिबेट हमारी सोसाइटी पॉलिटी में काफी टाइम तक चलता रहा। अब इंपॉर्टेंट पड़ाव आते हैं, जैसे पहला केस हुआ फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1981 का केस है। इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए कंसल्टेशन जो है इसका नेचर बाइंडिंग नहीं है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी उसी को इंप्लीमेंट कर दिया अपने ऑर्डर के थ्रू, जजमेंट के थ्रू। लेकिन डिबेट आगे बढ़ा और एक दूसरा केस फाइल होता है जिसको सेकंड जजेस केस कहा गया, दैट वाज स्कारा versus Union of India, and this was in 1993. And this is SCARA is what? This is the abbreviation for Supreme Court's Advocate on Record Association. So Supreme Court के Advocate on Record जो वकील हैं उन सबका एक एसोसिएशन है। So therefore, और सेम क्वेश्चन के बाइंडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने
इसी आर्टिकल 124 की नई इंटरप्रिटेशन करते हुए बताया कि देखिए आप टोटल दरकिनार नहीं कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन को. रादर इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ द सीजेआई मस्ट हैज अ प्राइम वैल्यू, मस्ट एंजॉय द प्राइमेसी. उसी को सीजेआई की ओपिनियन को मुख्य रखते हुए अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वीज़ाविस हाई कोर्ट. और ट्रांसफर की भी बात है. लेकिन इसी के साथ इसमें कहा गया कि क्योंकि सीजेआई जो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये सीजेआई की पर्सनल ओपिनियन नहीं है, रादर दिस इज द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द जुडिशरी. सो सीजेआई को आगे कंसल्ट करना होगा टू सीनियर मोस्ट जजेस के साथ. नाउ इट केम टू सीजेआई, आगे दो सीनियर मोस्ट जजेस, और ये बॉडी कहलाई कलीजियम. सो इट मार्क्ड द बर्थ ऑफ कलीजियम. एस्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 gave birth to the collegium system. तो अब इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है. अब कलीजियम की ओपिनियन को मेन रखते हुए अपॉइंटमेंट करनी है. नाउ इट बिकेम अ बाइंडिंग इन नेचर. और इसी का अगला पड़ाव आया जब थर्ड जजेस केस फाइल होता है, दैट वाज द रे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस. रे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस कब हुआ? 1998 के अंदर. अब इसमें एक स्टेप और आगे चले गए और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाए जा रहे हैं इसमें प्रेरोगेटिव ही कलीजियम का है. सो फाइल विल स्टार्ट फ्रॉम द कलीजियम इटसेल्फ. और जिसको कलीजियम जज लगाने को कहेंगे उसी को प्रेसिडेंट को जज लगाना होगा. इसका मतलब 1993 में ऑलरेडी हो चुका है, 1998 में उसको और पक्का किया गया. कैसे पक्का किया गया? दैट कलीजियम को एक्सपेंड कर दिया. बोले यार कलेक्टिव ओपिनियन है तो थोड़े ज्यादा जजेस की इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए. 1998 के बाद कलीजियम को एक्सपेंड किया गया in favor of CJI plus 4 senior most judges. This is right now the composition of collegium. And finally it said कि जिसको भी collegium कहेंगे उसी को जज लगाना होगा. यहां पे एक बात आप गौर करें कि आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई इस दौरान. क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन. जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंट्री. तो जो कहेंगे वही लागू किया जाएगा. सो फाइनली कलीजियम राइट नाउ इज द बॉडी विच सिलेक्ट द जजेस इन द हायर जुडिशरी एंड प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. जिनको कलीजियम सेलेक्ट करता है उनको अपॉइंट करने का काम करती है प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस. दिस इज हाउ सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज कर दिया गया. लेकिन फिर कलीजियम सिस्टम की खामियां नजर आने लगी तो बहुत सारे दोष लगने लगे कि ओपेक सिस्टम है और ऊपर से जजेस के पास क्वालिटी टाइम नहीं है, ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है. और दूसरा, जजेस आर एक्सपर्ट ऑफ लॉ नॉट एक्सपर्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. तो कहां से लाते हैं क्वालिटी टाइम और साथ में एक्सपर्टीज कि किन लोगों को जज लगाना है? और मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मसला साथ में हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का और जजेस की ट्रांसफर का भी है अमंग द हाई कोर्ट्स. सो ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद यहां तक इल्जाम लगे कि किथ एंड किन प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी. सो फाइनली एक नई डिबेट शुरू हुई कि कलीजियम की जगह कोई और बॉडी होनी चाहिए. एक बॉडी का प्रपोजल आता है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए एक. लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया बहुत देर तक. फाइनली 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज डन. 99th Constitution Amendment was done. For what purpose? To give constitutional status to NJAC. वही National Judicial Commission को एक नया नाम दिया. That National Judicial Appointment Commission will be there to do all the work of the collegium itself. Collegium को रिप्लेस करने के लिए National Judicial Appointment Commission को लाया गया. इसके अंदर कौन कौन लोग थे? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो वही कलीजियम वाले लोग हैं, और इसके साथ एक यूनियन लॉ मिनिस्टर, सेंटर के लॉ मिनिस्टर होंगे, और साथ में 2 एमिनेंट पर्संस होंगे, द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी. 6 लोगों का एक कमीशन अब डिसाइड करने वाला था देश में हायर जुडिशरी के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट. लेकिन इससे पहले
ये बॉडी एस्टैब्लिश हो पाती। अमेंडमेंट वाज डन बाय द पार्लियामेंट, बट इससे पहले ये बॉडी एस्टैब्लिश हो पाती, मैटर सबजुडाइज हो गया। सबजुडाइज से हमारा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर लिया गया। अगेन दैट नोटोरियस, आई मस्ट नॉट से नोटोरियस, बट दैट बॉडी स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2014 जजमेंट आएगा और इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था दैट दिस पर्टिकुलर एनजेएसी विल बी द वायलेटिव और इंफ्रिंजमेंट अपॉन इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशरी। नाउ हाउ कम इंडिपेंडेंट इंपार्शियल जुडिशरी के ऊपर ये हमला है? बिकॉज एनजेएसी के अंदर यूनियन लॉ मिनिस्टर का होना, सो एग्जीक्यूटिव विल बी टेकिंग चार्ज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। और हमें यह पता है कि आर्टिकल 50 में तो मैंडेट भी है, डीपीएसपी के अंदर ही सही, लेकिन मैंडेट है दैट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव विल बी सेपरेटेड, एक जगह नहीं होंगे। और यहां पे सीधा आपने अपॉइंटमेंट में रख लिया है। सो साथ में दो जो मेंबर हैं सिविल सोसाइटी के एमिनेंट पर्सन, उस पे भी काफी डिबेट था दैट हाउ कम टू लेमैन कैन बी पार्टिसिपेटेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द हायर जुडिशरी। अब इन सारे ग्राउंड्स पे जब चैलेंज किया गया तो फाइनली स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हिच इज कॉल्ड एज फोर्थ जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया, हेंस इट इज वॉइड। व्हाई? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस बॉडी इज हैविंग स्ट्रक्चरल डिजाइन डिफॉल्ट। हम एग्जीक्यूटिव को पार्टिसिपेंट नहीं बना सकते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, हेंस इट इज वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये बॉडी कभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुई। और आज भी कौन काम कर रहा है? कॉलेजियम ही जजेस की सिलेक्शन करता है, फाइल भेजता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो ये बॉडी कभी बनी नहीं, एनजेएसी कभी पिक्चर में आया ही नहीं। सो वो एक गाना सुना है ना हमने कि शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। द बेसिक थिंग इज दिस कि एनजेएसी को प्रपोज किया गया था और अमेंडमेंट भी कर दी गई थी टू स्क्रैप डाउन द कॉलेजियम, बट जुडिशरी ने एनजेएसी को ही कोलैप्स कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और कॉलेजियम को रीएस्टैब्लिश कर दिया गया, उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हायर जुडिशरी में जजेस किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं, तो साथ के साथ रिमूवल प्रोसेस भी देख लेते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 and 5 डील्स विद द रिमूवल ऑफ जजेस, और साथ में एक एक्ट भी है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो सारे प्रोसीजर को रेगुलेट करता है। नाउ बी इट सिंपल, ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है जो पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सो वी आर हैविंग टू हाउसेस, लेट्स मेक इट प्लेन एंड सिंपल, वी आर हैविंग लोकसभा एंड वी आर हैविंग राज्यसभा। सो जो रिमूवल प्रोसेस है वो इन दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस के अंदर ओरिजिनेट कर सकता है, बट शर्त साथ में ये है अगर लोकसभा से ओरिजिनेट होता है तो मिनिमम 100 MP का सपोर्ट चाहिए टू गेट इट एडमिटेड, बट अगर राज्यसभा से शुरू होता है तो 50 MP का सपोर्ट चाहिए टू गेट इट एडमिटेड। नाउ हम राज्यसभा का एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ग्राउंड टू रिमूव अ जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और साथ में हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का भी यही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। सो ग्राउंड इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बट ये क्लॉजेस डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ के अंदर। सो सब्जेक्टिव नोशन के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि किस जज का कौन सा बिहेवियर विल फॉल अंडर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। नाउ प्रूव्ड मिसबिहेवियर कैन बी मिसयूज ऑफ द पावर और करप्टिबिलिटी, एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर के साथ जो इनकैपेसिटी का गेम है, इनकैपेसिटी में भी इनकैपेसिटी ऑफ बॉडी और माइंड, जिससे वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव नोशन, नॉट डिफाइंड। सो आफ्टर दैट ग्राउंड, अगर 50 MP सपोर्ट करते हैं और हाउस में रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है, एडमिट किया जाता है, तो फिर जिस हाउस में भी आएगा, एज पर अवर राज्यसभा एग्जांपल, यहां चेयरमैन साहब एक इंक्वायरी पैनल बनाएंगे। सो इंक्वायरी पैनल विल कंसिस्ट ऑफ अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, अ चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और साथ में वन एमिनेंट जूरिस्ट, कोई मशहूर कानून की नॉलेज वाले। अब ये 3 लोगों का पैनल विल इंक्वायर अबाउट द चार्जेस, और जज साहब को राइट टू डिफेंड भी इसी इंक्वायरी पैनल के सामने मिलेगा। फाइनली दे विल सबमिट द रिपोर्ट। अब 2 ही चीजें होंगी, या गिल्टी या नॉन गिल्टी।
अगर नॉन गिल्टी करार दे दिया गया जज को तो फिर ये प्रोसेस आगे नहीं जा सकता, यहीं कोलैप्स कर जाएगा। बट अगर गिल्टी करार दे गया है, नाउ द गेम इज इन राज्यसभा's हैंड। अब राज्यसभा को स्पेशल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास करना होगा। रेजोल्यूशन विल बी ट्रांसमिटेड टू द लोकसभा, और लोकसभा में फिर से लोकसभा को स्पेशल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास करना होगा, एंड फाइनली इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफिस फॉर फाइनल सिग्नेचर। और जैसे ही प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर होंगे, द कंसर्न जज विल स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। सो दिस इज द प्रोसीजर विच इज ऑब्वियसली अ टफ वन, और इसको और टफ बनाती है एक और शर्त कि ये सारा प्रोसेस एक सेशन के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। राइट फ्रॉम एडमिटिंग द रेजोल्यूशन टिल द प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर। अगर सेशन प्रोरोग कर गया, मान लीजिए मॉनसून सेशन में ये सारा सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कि प्रेसिडेंट के साइन होते मॉनसून सेशन खत्म हो गया, तो क्या विंटर सेशन में जहां प्रोसेस रुका था वहीं से शुरू कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर आपको विंटर सेशन में फिर से उनको निकालना है तो प्रोसेस शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। सो दिस मेक्स हाईली टफ प्रोसीजर टू रिमूव अ जज फ्रॉम देयर पोस्ट। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि इंडियन जुडिशरी के इंडिपेंडेंट इतिहास में आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को इस प्रोसेस से निकाला नहीं जा सका है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस शुरू नहीं हुए हैं, तो हमारे पास इस तरह के जजेस के नाम रहे हैं, जैसे पीडी दिनकरन साहब थे, या वी रामास्वामी थे, सौमित्र सेन साहब थे। तो इनके खिलाफ ऐसे प्रोसीजर इनिशिएट जरूर हुए थे, बट कंप्लीट नहीं हो पाए। उससे पहले ही कहीं ना कहीं उन जजेस से रिजाइन ले लिए गए थे। नाउ वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट हाउ द जजेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। नाउ वी मूव टू व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जुरिस्डिक्शन के अंदर अलग अलग काम को अंजाम देते हैं। लाइक आर्टिकल 131, वेरी फेमस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल मीन्स in this jurisdiction case will originate only in the supreme court, किसी और कचहरी में शुरू नहीं होता है। और कौन सा है? this is purely federal, this is the cases of center versus state और state versus state। फेडरल यूनिट्स के आपस में झगड़े सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पंजाब और हरियाणा आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसा नहीं कि कहें कि चलिए हाई कोर्ट से फैसला करवा लेते हैं, और इनका तो हाई कोर्ट भी एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा अपने झगड़ों के निपटारे के लिए। दिस जुरिस्डिक्शन एज कॉल्ड एज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव एज वेल, क्योंकि किसी और कोर्ट में ये केस नहीं ट्राई किए जा सकते हैं। देन वन एक्सेप्शन इज देयर। याद रखें, जब भी हम स्टेट के आपस के झगड़ों की बात करते हैं या पंजाब और हरियाणा के झगड़े की बात करें, तो सबसे पहले जहन में आता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। जैसे पंजाब और हरियाणा में SYL कैनाल को लेके काफी डिस्प्यूट है, बट ये झगड़े सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। दिस इज एन एक्सेप्शन। व्हाई? अंडर आर्टिकल 262 दिस डिस्प्यूट विल गो टू द ट्रिब्यूनल। सेपरेट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर। नाउ आर्टिकल 32 हम देख चुके हैं फंडामेंटल राइट के साथ, रिट जुरिस्डिक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल। व्हाई? क्योंकि ये केस भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट होते हैं। लाइक किसी भी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से रेमेडी के लिए आर्टिकल 32 के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। और यहां पे ये भी याद रखें कि जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रेमेडी प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की वायलेशन के केसेस में करते हैं, और किसी केस में रिट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देन इट कम टू एपेलेट जुरिस्डिक्शन, द मैटर ऑफ अपील। नाउ वी नो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो डिस्ट्रिक्ट से अपील जाएगी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कहीं कोई अपील नहीं है। देन वी कम टू आर्टिकल 137, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। Now, what is revisory jurisdiction? To take a review of what? Of its own judgment. सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया, अब अपील तो कहीं है नहीं, लेकिन अगर जजमेंट में कोई फैक्चुअल मिस्टेक है, कोई लॉ का डिफेक्ट है, तो फिर उसको एक बार रिव्यू पिटीशन के थ्रू जो भी कंसर्न पार्टी है वो रिव्यू करा सकती है खुद सुप्रीम कोर्ट से। देन इट कम टू आर्टिकल 143, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नाउ व्हाट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? प्रेसिडेंट साहब किसी भी वक्त
क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उसकी एडवाइस मांग सकते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी रोल के अंदर है, लेकिन ये ना समझे कि कोई जज अपने कमरे में बैठ के वो एडवाइस दे देंगे। ये केसेस भी, ये जो सलाह ली जा रही है, एक केस के तौर पे सुना जाएगा। देयर विल बी ए बेंच, वो कुछ एमिकस क्वेरे वगैरह को अपॉइंट करेंगे, अटॉर्नी जनरल साहब होंगे, और फिर एक केस के तौर पे सुनवाई करने के बाद अपनी लीगल ओपिनियन उस मैटर के अंदर प्रेसिडेंट साहब को पेश करेंगे। नाउ इट कम टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने लॉ कॉलेज के अंदर जब मैं नया गया और जब कुछ सीनियर्स के साथ हम बैठ के डिस्कशन किया करते थे, तो एक सवाल आया कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कोर्ट अपना सारा रिकॉर्ड संभाल के रखता है, प्रिजर्व करके रखता है। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बड़े प्यार से, प्यार आप समझ ही गए होंगे कैसा प्यार होता है सीनियर्स का, उन्होंने समझाया कि इस देश में कोई भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, वो तो अपने सारे ही रिकॉर्ड संभाल के रखते हैं। म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आजादी से पहले के रिकॉर्ड पड़े हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या चीज है? तो वो मिस्टेक हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, आप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो एक्सप्रेशन हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पहला एक्सप्रेशन है कि इनके जितने भी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं, दैट आर एडमिसिबल इन अदर कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री, एडमिसिबल एज एन एविडेंस। द जजमेंट विल हैव एन एविडेंशियरी वैल्यू। और अगर लैंडमार्क जजमेंट है जिस पॉइंट के ऊपर इंटरप्रिटेशन इनकी क्लियर है, वो तो एज अ लॉ ही एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया दैट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज वॉइड, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब देश की सारी अदालतें, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, वो इसको एज अ लॉ फॉलो करेंगे दैट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज वॉइड। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दूसरा एक्सप्रेशन है दैट द कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, अदालत अपनी अवमानना के लिए कंसर्न व्यक्ति को पनिश कर सकती है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मिलकर बनाते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एंड रिमेंबर, all the high courts and the honorable supreme court in this country is court of record. District court of record नहीं है। District court contempt of court के लिए तो पनिश कर सकते हैं, बट उनके डिसीजन निचली अदालतों में एविडेंस की वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि उनसे नीचे अभी अदालतें ही स्टैब्लिश नहीं है। Then we come to the high courts. अब हमें पता है कि स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं, और किसी एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा स्टेट का चार्ज भी दिया जा सकता है। नाउ वी कम टू व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। सो सिटीजन ऑफ इंडिया इज नेसेसरी, फेयर इनफ, और इसके बाद दो क्वालिफिकेशन में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड है व्यक्ति। नंबर वन, इट हेल्ड जुडिशियल ऑफिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर 10 years। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 साल अगर आप जज रहे हैं तो क्वालिफाइड हैं, और अगर ये नहीं है तो और एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years। सो किसी भी हाई कोर्ट में अगर 10 साल एज प्रैक्टिस की है एज अ वकील, तो भी क्वालिफाइड हैं टू बिकम अ जज इन हाई कोर्ट। गौरतलब बात ये कि जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन में है, वो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन में नहीं है। सो ईदर जजेस और द लॉयर्स will be qualified to become a high court judge. Then appointment and removal is same as Supreme Court judge. This we have discussed. So collegium और साथ में parliament निकालने के लिए parliament के अंदर resolution, same process है। Then बस एक छोटा सा different है कि जो collegium सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए बैठता है, उसमें CJI प्लस 4 जज होते हैं, और हाई कोर्ट में जब कॉलेजियम अपॉइंटमेंट करेगा तो CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। सो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस। देन टेन्योर इज अप टू 62 year ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट में 65 year, हाई कोर्ट के अंदर 62 years। देन ओथ बाय गवर्नर, रिमेंबर द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, सिलेक्शन बाय द कॉलेजियम ना, बट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, रिमूवल अगेन बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि फाइनल सिग्नेचर अथॉरिटी है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बट स्लाइट डिफरेंट, that oath of a high court judge is given from the governor of the concerned state. Then we come to subordinate courts. Now we know constitutionally provided 3-tier model of integrated judiciary.
सो एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स, और फिर इसके नीचे स्टेट के अंदर पूरा एक वेब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, सेशंस कोर्ट का. ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट. नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ जजेस इज डन बाय द गवर्नर बट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट. और दो टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट है. अगेन ऑल द एस्पिरेंट्स which are aspiring to become a judge through law degree. अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो what counts that is the experience, बट यहां पे एक्सपीरियंस के साथ क्या कोई और भी रास्ता है? सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दो तरह की अपॉइंटमेंट की जाती है. वन इज अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर एंड सेकंड इज रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम? सो हर स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक सेपरेट एग्जाम निकालते हैं विच इज नॉर्मली कॉल्ड एज PCSJ. जे स्टैंड फॉर जुडिशरी. और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं विच हैज अ वैलिड लॉ डिग्री एट देयर हैंड्स. और फाइनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगे जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. बट व्हाट इज द अदर मेथड? दैट इज अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर. So remember, गवर्नर साहब अपॉइंटमेंट करेंगे, बट किन लोगों की? What is the qualification? Again, experience. That advocate for 7 years. So hardly matter at which state, at which stage you practice. So आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, आप चाहे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, अगर 7 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो you are eligible to become a district judge by the appointment in the hands of the governor. साथ में गवर्नमेंट सर्विस के अंदर नहीं होने चाहिए, और गवर्नर की यहां पे डिस्क्रिशन नहीं है. सो गवर्नर यहां पे उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जिनको हाई कोर्ट रेकमेंड करता है. सो विच इज द सिलेक्शन अथॉरिटी? दैट इज द हाई कोर्ट. और यहां पे कॉलेजियम जैसा कोई सिस्टम पूरी तरह से तो एस्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि कभी कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया है. नॉर्मली द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लेज द की रोल. वो अलग बात है कि वो कुछ और जजेस के पैनल से भी इस पे सलाह कर सकते हैं. देन वी कम टू ग्राम न्यायालय एक्ट. Just to inform you about this, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 टियर प्रोवाइड किए गए हैं जुडिशरी के लिए, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. ये जो 4th टियर ऐड किया गया है, ग्राम न्यायालय एक्ट. सो दिस इज एक्ट बाय द पार्लियामेंट. सो दिस इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन. सो थ्रू पार्लियामेंट्स इनैक्टमेंट 4th टियर इज एडेड टू इंडियन जुडिशरी. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. और ये किस लिए दिया गया है? नाम ही बता रहा है, ग्राम न्यायालय, गांव लेवल पे कोर्ट्स खोलने के लिए. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव जस्टिस एट द डोर स्टेप्स टू द रूरल मासेस. नाउ द थिंग इज दिस, ग्राम न्यायालय सबसे पहले समझ लें कि ऐसा नहीं कि इसके थ्रू पंचायतों को ये पावर दे दी जाएगी. सो व्हाट इज द कोर्ट? कोर्ट इज ऑफ JMIC. सो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यहां पे अपॉइंट किए जाएंगे ऑब्वियसली बाय द गवर्नर, और फिर एक क्वालिफाइड जज की कोर्ट होगी जो ग्राम न्यायालय के तौर पे काम करेगी. साथ ही में एट विच प्लेस, जैसे हम बात करें कि ग्राम न्यायालय का मतलब ये है कि अब हर गांव में कोर्ट खुलेंगे. सो 6,50,000 गांव हैं नोटिफाइड इंडिया के अंदर. हर गांव में अगर हम कोर्ट खोलने जाएंगे तो इट विल बी ह्यूज एक्सपेंडिचर, और हर गांव में कोर्ट की ऐसी जरूरत भी अभी नहीं है. तो किस लेवल पे होगा? अगर हम इंडिया का पंचायती राज सिस्टम समझें तो वी नो एक विलेज लेवल पे पंचायत होती है, फिर एक ब्लॉक लेवल पे पंचायत होती है, ब्लॉक समिति कह देते हैं, और फिर एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत विच इज इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड एज जिला परिषद. नाउ ब्लॉक क्या है? सो बहुत सारे, या फिर मैं बिल्कुल नंबर टर्म्स में बात करूं तो 8-10 गांव को मिला के एक यूनिट बना ली जाती है ब्लॉक. सो मतलब कि ये ब्लॉक है और 8-10 गांव इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं. सो ग्राम न्यायालय विल बी ओपन्ड, एस्टैब्लिश्ड एट ब्लॉक लेवल. सो देयर विल बी अ ग्राम न्यायालय फॉर एवरी विलेज, बट देयर विल नॉट बी अ ग्राम न्यायालय इन एवरी विलेज. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्राम न्यायालय. अब जुरिस्डिक्शन क्या होगी? तो बस इतना याद रखें कि सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों है. सिविल केसेस लाइक केसेस ऑफ कॉमन पास्चर्स, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द
वेल, ट्यूब वेल और मे बी जो नहरों का पानी का सिस्टम है, ऐसे केसेस को डील किया जाएगा ग्राम न्यायालय के अंदर। लेकिन क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ऐसे सारे क्रिमिनल केसेस जिसमें 2 साल से कम की सजा है, उनको ग्राम न्यायालय में ट्राई किया जाएगा। तो सीरियस ऑफेंस या हीनस ऑफेंस यहां पे ट्राई नहीं किए जाएंगे, वो तो अभी भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ही ट्राई किए जाएंगे, एंड इंक्लूडिंग थेफ्ट। अब आईपीसी 379 प्रोवाइड्स 3 ईयर इंप्रिजनमेंट फॉर थेफ्ट। तो यहां पे तो सिर्फ 2 साल वाले, लेकिन थेफ्ट को स्पेशली इंक्लूड किया गया है बिकॉज थेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक क्राइम एंड दैट इज फाउंड इन एवरी सोसाइटी, क्या रूरल क्या अर्बन। लेकिन यहां पे पेक्यूनरी फिक्स कर दिया गया है ज्यूरिसडिक्शन। सिर्फ 20,000 से कम की चोरी के केस ग्राम न्यायालय में ट्राई किए जाएंगे, और अगर 20,000 से ऊपर की चोरी है, प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज इंक्लूडेड इन थेफ्ट, अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ट्राई किया जाएगा। सो इट हैज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। बट अभी तक आप अगर गांव से संबंध रखते हैं तो आपने ये कोर्ट्स देखे क्यों नहीं है? बिकॉज दिस एक्ट हैज प्रूव्ड येट अ नॉन स्टार्टर। स्टेट्स की जिम्मेवारी है ग्राम न्यायालय एस्टैब्लिश करना, बट स्टेट्स से दैट दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट द ग्राम न्यायालय स्कीम, तो अभी भी ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट वी मूव in the judicial segment, that is the judicial activism. Now ये बहुत कॉमन टर्म है जो लगातार न्यूज में बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, और हम बात कर रहे हैं that in India that we are marching towards the zenith of judicial activism in this country, और बहुत लोग इसको सपोर्ट या बहुत लोग इसकी खिलाफत करते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म आखिर है क्या? सो बेसिकली अगर हम इसको समझें कि कंसेप्ट क्या है, so there is separation of power in this country. One, executive arena, then legislative, then judicial. This we have discussed. Okay, fair enough. अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर इन तीनों ऑर्गन ऑफ स्टेट को अपने अपने डोमेन में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और साथ में ये मैंडेट कि सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को वायलेट नहीं करना है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। बट जुडिशरी का रोल कुछ ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में जजमेंट के दौरान जुडिशरी इंटरफेयर्स इन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फील्ड। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। टू से विद द एग्जांपल, सड़कों पे जो गाड़ियां चलती हैं, जो कार वगैरह, ये काले शीशे वाली होंगी या व्हाइट शीशे वाली। अब ये डिसाइड करना तो एग्जीक्यूटिव का काम है या लेजिस्लेचर लॉ बना दे। बट ये जो फिल्में उतारी गई हैं सारे ही इंडिया से, पहले आपको याद होगा कि काले शीशे वाली गाड़ियां बहुत आम थी, अभी प्लेन मिरर होगा, व्हाइट मिरर होगा। तो ये जुडिशरी का जजमेंट है, डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। सो दे एंटर्ड थ्रू दिस इन एग्जीक्यूटिव अरीना। आप मूवीज देखने जाते हैं थिएटर में, तो वहां पे मूवी, हर बार मूवी का शो शुरू होने से पहले नेशनल एंथम विल बी प्लेड और नेशनल फ्लैग डिपिक्ट किया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब ये तो आईबी मिनिस्ट्री डिसाइड करे ना कि थिएटर्स में क्या होगा, बट ये भी कोर्ट ने डिसाइड किया था। So this is how they enter into different domain of executive और legislature. So इसी चीज को जुडिशरी का दूसरे ऑर्गन ऑफ स्टेट के काम में दखल कहलाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसकी एक व्याख्या और भी है, और ये कि जब जजेस लॉ के साथ साथ अपनी पर्सनल ओपिनियन को मेन रखते हुए जजमेंट देने लग जाएं, तब जो फिनोमिना है वो कहलाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। सो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन, बट मेन सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को वायलेशन के अंदर, दूसरे अरीना के अंदर अपनी जजमेंट को इंपोज करना। नाउ वी कम टू दिस थिंग, कहां ओरिजिनेट हुआ है? यूएस के अंदर, डेवलप भी वहीं पे हुआ, और इंडिया के अंदर जो पायनियर थे जजेस, दैट वाज जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर। एंड नाउ it is not defined in any law, constitutional provision नहीं है judicial activism, this is rather a judicial innovation. Then जैसे कि हमने बात की that when judiciary pushes the walls of separation of power and performs assertive role in decision making, this is judicial activism. Now दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले जुडिशरी का ओपिनियन क्या है? जुडिशरी कहती है कि देखिए हमें कोई शौक नहीं है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कामों में दखल देने का, बट
वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। और जब भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर फेल होगा अपनी ड्यूटी के अंदर टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू इंप्लीमेंट द राइट्स ऑफ द पीपल, तो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी कैन नॉट बी अ म्यूट एक्सपेक्टेटर। सो हम क्या करेंगे, हम तो आपके काम में दखल देंगे या आप खुद ही अप टू द मार्क रहें। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जुडिशरी। तो इससे बहुत अच्छे जजमेंट भी आए हैं, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो वर्क प्लेसेस पे विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क, इसकी गाइडलाइन भी जुडिशियल एक्टिविज्म के रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की। और टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ था, ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी। तो बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो फिर फियर क्या है? फियर ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट टर्न इनटू जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ऐसा ना हो कि जज साहब रोज अपने घर से कलम लेके निकलें कि आज ये महकमा ठीक कर दूंगा, आज वो महकमा ठीक कर दूंगा। वाई? सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी डिसबैलेंस हुई तो जो हमारा सारे के सारे पॉलिटिकल सेटअप का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा जाएगा। एंड फाइनली, जजेस आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, दे आर एक्सपर्ट ऑफ लॉ। ये तो अपने कोर्ट के अंदर एक केस के बारे में जो फैक्ट आए हैं उस पर बेस होकर अपनी जजमेंट देते हैं, जबकि पॉलिसी मेकिंग जो 130 करोड़ लोगों को सीधा सीधा इफेक्ट करेगी, उसे एक ब्रॉडर कंसेंसस पे बेस्ड होना चाहिए। So this is all the positive and negative about the judicial activism. Now we understand our next topic, that is public interest litigation. Again, constitution में कहीं पे नहीं लिखा गया और इसको लेके कोई लॉ भी नहीं है। ये भी एक जुडिशियल इनोवेशन के ही तौर पे इंडिया के अंदर चल रही है। कुछ फैक्ट समझते हैं। सबसे पहले ओरिजिनेटेड इन डेवलप्ड इन यूएसए इन 1960s, इंडिया में काफी लेट 80s के अराउंड आई है। Then aim is to provide legal representation to the previously unrepresented groups and their interest. For example, who are the unrepresented groups? That is the vulnerable section of society, like the poor, the environmentalists, the consumers, the racial groups, ethnic minorities. So जो भी poor and vulnerable section of society है, उसको protect करने के लिए PIL का concept है. Now we come to that it is also a product of judicial activism. और दोनों में एक चिकन का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाइनियर अगेन कौन है इंडिया के अंदर? जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस, टू ऑफ द फाइनेस्ट जजेस इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। देन एक और नाम आप याद रखेंगे, मैडम एडवोकेट कपिला हिंगोरानी। शी इज कॉल्ड एज मदर ऑफ PIL. सो मैडम वाज अ सीनियर एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट, और इंडिया के अंदर जो पहली PIL एडमिट की गई थी वो मैडम एडवोकेट कपिला हिंगोरानी ने ही फाइल की थी। Hence, she is rightly observed as mother of PIL in India. And the case was Husnara Khatun versus State of Bihar 1979. So this was filed by, represented in court of law by मैडम कपिला हिंगोरानी। अब PIL का कंसेप्ट क्या है? देखिए, हमने बात की है पुअर और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत सारा मासेस इज अनअवेयर ऑफ द राइट्स, या फिर उसके पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है टू गेट द जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स। सो जो भी सिविल सोसाइटी है हमारे पास, अब उसका ये फर्ज हो जाता है कि अगर कुछ कमजोर तबका कोर्ट में आके न्याय नहीं मांग सकता है तो उसके बिहाफ पे सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। तो इसी से आता है कंसेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। So if I file a PIL, just suppose, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर मेरा कोई इंटरेस्ट वायलेट हुआ है, मैं कहता हूं सर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, मैं उनके बिहाफ पे आता हूं, आप उनको न्याय दीजिए। अब यहां पे प्रॉब्लम थी, इंडिया में क्यों नहीं इनिशिएट हो पा रहा था, या क्यों बहुत मुश्किलों के बाद कपिला हिंगोरानी मैम की पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। What is locus standi? That what is your stand to before to what is your ground to stand before the court? अगर आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं तो ही आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर टू द सूट कैन नॉट फाइल अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन PIL के मामले में यही लोकस स्टैंडी डाइल्यूट कर दिया गया। मतलब कि जब मसला पब्लिक इंटरेस्ट का होगा
लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट का मसला होगा, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका खुद कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है सूट के अंदर, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. लेकिन आज भी कहीं पे ये डिफाइंड नहीं है. इसको लेके ना कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही किसी लॉ में किसी तरह का प्रोविजन लिखा गया है. तो अभी भी ये जुडिशियल इनोवेशन के तौर पे चल रहा है. और इंडिया में एक और प्रॉब्लम, कभी भी कोई मैकेनिज्म आता है तो यूज के साथ साथ मिसयूज शुरू हो जाता है. तो कोर्ट के सामने अभी एक और चैलेंज है कि फ्रीवॉलस पीआईएल जो फाइल की जाती है, जो मैलाफाइड ग्राउंड्स पे पीआईएल फाइल की जाती है, उनको कैसे कर्ब करना है. सुप्रीम कोर्ट ने हर एक हाई कोर्ट को सर्कुलर इशू किया है कि अपने हाई कोर्ट के अंदर आप प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश कीजिए कि किन प्रिंसिपल्स पे आप किसी पीआईएल को एंटरटेन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. और साथ में कैविएट ये भी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मस्ट नॉट टर्न इनटू public interest litigation must not turn into publicity interest litigation. Publicity interest litigation means कि भाई सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पीआईएल फाइल कर दें. रियल टेंजिबल पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी पीआईएल के अंदर, तभी वो कोर्ट में एडमिट की जाएगी, अदरवाइज डिसमिस कर दी जाएगी. सो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम. नाउ एज अ रिचुअल we understand some of the legal phrases related to our subject. So we have the very first, criminal conspiracy. And this is a criminal offense under Article 120B of IPC as well. So what is criminal conspiracy? Act of the accused persons who agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means. So what is that? दैट इज कि अगर कभी भी किसी क्राइम को करने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड्स होती है लोगों की, वो कॉन्स्पायर करते हैं कि हम कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. सो दिस, चाहे वो भी परफॉर्म नहीं भी किए तो भी, दिस विल अट्रैक्ट द प्यूनिटिव एक्शन, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. देन नेक्स्ट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन. मिसएप्रोप्रिएट करना किसी प्रॉपर्टी को, खासकर मूवेबल, that is dishonest misappropriation or conversion one's use of any movable property even if temporarily. So किसी की भी प्रॉपर्टी को और खासकर मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर मिसएप्रोप्रिएट करते हैं, उसकी कोई शेप चेंज कर देते हैं या उसको उसकी जगह से हटा देते हैं, so this will be criminal misappropriation. याद रखिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट है, मेंस रिया. Then ear witness, कान, सुना हुआ. So it says witness who testifies about something that he or she learned about but did not see. So ear witness मतलब कि अगर कोई गवाह कोर्ट में गवाही दे रहा है, लेकिन उसने वो पर्टिकुलर एक्ट जिसके बारे में वो गवाही दे रहा है उसने अपनी आंखों से नहीं देखा, बट उसने सुना था. So this is called ear witness. Then comes the expert witness. इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और जो हम क्रिमिनल रिफॉर्म डिमांड कर रहे हैं उसके अंदर लगातार ये बात चल रही है या ये प्रपोजल्स हैं कि एक्सपर्ट विटनेस के रोल को और बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए साइंस को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड और इंप्लीमेंट भी करना होगा. इट सेज अ पर्सन हु गिव्स डिटेल्स ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट एटसेट्रा इन प्रूफ और फैक्ट और द एक्यूरेंस. सो हाउ कम इट इज गोइंग ऑन? That is expert evidence like post-mortem report that is admissible in the court of law. A doctor performs the post-mortem. अब जो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो अगर पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो डेथ केस है, लेकिन अगर वो मर्डर केस है तो डॉक्टर साहब मर्डर की जगह पर मौजूद तो थे नहीं, उन्होंने तो नहीं देखा कि कौन व्यक्ति है क्या, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम क्योंकि एक साइंटिफिक एविडेंस है तो उसको एडमिसिबल किया जाएगा एज एक्सपर्ट विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. देन वी कम टू fiduciary relationship. This is a relationship of trust. How come? A relationship in which one person is under a duty to act for the benefit of the others on matters within the scope of relationship. एक रिलेशनशिप जिसके अंदर आप हैं, तो उस रिलेशनशिप की वजह से एक ड्यूटी है एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखने की या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की. सो दिस इज कॉल्ड fiduciary relationship, like a relationship of
husband and wife. Then it come to frivolous suit, बिना वजह के. Suit is a case. A law suit having no legal basis, कोई legal basis ही नहीं है, often filed to harass or extort money from the defendant. जैसे कि PIL की हम बात कर रहे थे, frivolous PIL, कोई रियल टेंजिबल इंटरेस्ट है ही नहीं सोसाइटी का, जस्ट टू हरास समबडी. और हमने बात की पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर उसकी वजह से डाली गई तो हम कहेंगे फ्रीवॉलस PIL या फ्रीवॉलस सूट. देन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज इट? द कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. सो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां किसी भी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की जरूरी वजह थी वही खत्म हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं किया जा सकता है. लाइक देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट के एक पर्टिकुलर जगह पे कोई रॉक नाइट ऐसा कुछ परफॉर्म की जाएगी, लेकिन किसी वजह से जो प्लेस था वो डिमोलिश हो गया. सो इट इज नाउ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो प्लेस की रिक्वायरमेंट थी वही खत्म हो गई है. या द सिंगर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द सिंगर जिसको कॉल किया गया था, he or she dies. That result in frustration of contract. So that is all for today. We have covered very important topic, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं क्लैट एग्जाम के अंदर. That is the judiciary that we have covered. That is all for today. Thank you. Thank you so much.